रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं पुनः रुद्रा एकेडमी की तरफ से समास प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास का। तो आइए हम देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। विद्यार्थियों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो अधिकरण है वह अधि, उपसर्ग और कर, क्रिय, मूल शब्द और अन, जिसको हम अण भी कहते हैं, ये इनके संयोग से बना है अधिकरण। अधि क्या है? उपसर्ग और यह है मूल शब्द और यह है प्रत्यय। ठीक, अधि उपसर्ग है, मूल शब्द है क्रिय या कर, प्रत्यय है अन। ये इन सब के संयोग से अधिकरण बना हुआ है। अधि का मतलब क्या होता है? अधि का अर्थ होता है आधार या आश्रय। अधि का मतलब होता है आधार या आश्रय। कहने का मतलब कि संज्ञा का वह रूप जो क्रिया व्यापार का आधार होता है, संज्ञा का वह रूप जो क्रिया व्यापार का क्या होता है? आधार होता है, वहां हमेशा अधिकरण होता है। इसको हम दूसरे रूप में यह भी कह सकते हैं कि जिस समस्त पद, जिस समस्त पद में प्रथम पद आधार हो, आधार या आश्रय हो, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जिस समस्त पद में प्रथम पद आधार हो, क्या हो? आधार हो, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। संस्कृत में कहा गया है आधारः, आधारो, आधारोधिकरणम, आधारः धन अधिकरणम, यानी जो आधार है वही अधिकरण है। आधारो आधारा अधिकरणम, आधार जो है वही क्या है? अधिकरण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस किसी सामासिक पद में कोई प्रथम पद आधार हो या आश्रय हो, उसको हम अधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका पहचान है में, पर और ऊपर। इसका पहचान है में, पर, ऊपर। कहने का मतलब कि जिस किसी सामासिक पद में दोनों पदों के बीच इन विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है? लोप होता है। वहां पर हमेशा अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। लोप का मतलब छिपा हुआ। यदि कोई सामासिक पद है, दोनों पदों के बीच में ये जो विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप होता है, मतलब ये छुपे हुए होते हैं, वहां पर हमेशा अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि यदि इन विभक्ति चिन्हों का लोप होता है तो हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो हम तभी पहचान पाएंगे जब
उस सामासिक पद का समास विग्रह करेंगे तब। जब हम समास विग्रह करेंगे तब इन विभक्ति चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे और इन्हीं विभक्ति चिन्हों से हम पहचान पाएंगे कि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक, अब एक प्रश्न और कि क्या इसके बिना भी पहचाना जा सकता है कि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है अथवा नहीं है। तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं उसके लिए भी उपाय है, बता देना चाहता हूं। यदि उत्तर पद में यहां से लेकर यहां तक आरूढ़, आरोहण, केंद्रित, विश्वास, निर्भर, प्रवीण, कुशल, चतुर, निपुण, दक्ष, वर, निष्ठ, लीन, मग्न, राज, शिरोमणि, रत, प्रवेश, सवार, प्रवृत्त, वीर, दर्द, आसक्त, अधिकार, मौजी, बीती, फूसी, उत्तम और ऊपर, यदि ये सब शब्द हैं कहाँ हो? उत्तर पद में। उत्तर पद का मतलब द्वितीय पद में। दो पद हमेशा होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी दूसरे पद में इनमें से कोई एक शब्द है तो वहां पर हमेशा अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक, अब इसको बताने के पहले, इसको समझाने के पहले एक बात की ओर मैं संकेत कर देना चाहता हूं, क्योंकि जो परीक्षा होता है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह थोड़ा घुमा फिरा करके पूछते हैं। जैसे प्रश्न में पूछ दिया जलमग्न, जल मग्न में कौन सा समास है। मान लीजिए कि परीक्षा में एक प्रश्न आया जिसमें यह सामासिक पद दिया हुआ है और उसमें पूछ देता है कि इसमें कौन सा समास है। तो अब हम समास को पहचानेंगे कैसे? समास को पहचानने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले समास विग्रह करेंगे, और जब हम समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में जो पहचान हमें प्राप्त होगा या जिस पहचान का हम प्रयोग करेंगे उस पहचान के आधार पर ही हम पहचान पाएंगे कि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है अथवा नहीं है, अथवा इसके अलावा कोई और भी समास है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है, जो भी शब्द लिखे हैं, हम इसके विषय में जानते हैं कि ये सब शब्द, इन शब्दों में कोई एक शब्द यदि उत्तर पद में आता है तो वहां पर हमेशा अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर देखिए जलमग्न, जल हो गया पहला पद और मग्न हो गया दूसरा पद। ठीक, जल हो गया प्रथम पद और मग्न हो गया द्वितीय पद। हम जानते हैं कि यदि मग्न शब्द हमारे द्वितीय पद में आया है, क्योंकि मग्न देखिए मग्न यहां पर है, हम जानते हैं कि मग्न शब्द सामासिक पद के उत्तर पद में आता है, मतलब द्वितीय पद में आता है, तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो समास विग्रह किए बिना ही हम इस शब्द को लेकर पहचान जाएंगे भली भांति से कि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक, अब इसका समास विग्रह करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम पहचान गए कि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है तो इसका समास विग्रह करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से समय हमारा बच जाता है और हम आसानी से पेपर हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न, यही प्रश्न दूसरी प्रकार से पूछता है जल में मग्न, जल में मग्न में कौन समास है। देखिए यहां पर दिया था सामासिक पद और यहां पर क्या दिया हुआ है? समास विग्रह। ठीक, यहां पर दिया हुआ है समास विग्रह और यहां पर दिया हुआ था सामासिक पद। अब इसमें पूछता है कि कौन सा समास है, तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि जिस सामासिक पद में दोनों पदों के बीच में, पर, ऊपर आदि विभक्ति चिन्हों का लोप होता है उसमें हमेशा अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और वह पहचान हमें कब प्राप्त होता है?
जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तब। तो यहाँ पर समास विग्रह किया हुआ है, यहाँ बीच में यह पहचान हमें दिखाई दे रहा है जो कि अधिकरण तत्पुरुष समास का पहचान है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अधिकरण। ठीक, यहाँ पर भी हुआ अधिकरण। ठीक, अब इसी प्रश्न को तीसरे प्रकार से पूछता है। कैसे पूछता है, जल मग्न का समास विग्रह है। अब क्या है, 4 ठो विकल्प दे देगा और उसमें लिखा रहेगा और उसमें से छांटना होगा। तो अब इसका समास विग्रह हमको करना है। जब समास विग्रह करेंगे तभी तो हम इसका उत्तर दे पाएंगे कि समास विग्रह क्या है। तो समास विग्रह करने के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद हम जानते हैं कि यह मग्न शब्द यदि द्वितीय पद में आता है तो वहां पर प्रथम पद के बाद में, पर, ऊपर इन 3 विभक्ति चिन्हों में से किसी एक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है, प्रथम पद के बाद। तो प्रथम पद हमारा क्या है, जल है, और द्वितीय पद क्या है, मग्न। द्वितीय पद क्या है, मग्न। प्रथम पद जल, द्वितीय पद मग्न। अब हमको विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करना है और हम जानते हैं कि मग्न द्वितीय पद में आया है तो हम में, पर, ऊपर 3 में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक, यदि इसमें हम लिखें, यह शब्द लिख दें पर, दोनों पदों के बीच में यहां पर हम पर लिख दें तो क्या हो जाएगा, जल पर मग्न। लेकिन यह हमेशा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि मग्न का मतलब होता है डूबा हुआ। ठीक, मग्न का मतलब क्या होता है, डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ। ठीक ना, तो जो डूबने का भाव है वह हमेशा अंदर प्रविष्ट करने के भाव को व्यक्त करता है, और यह जो पर है यह हमेशा ऊपर रहने के भाव को व्यक्त करता है। तो इसलिए यहाँ पर यह गलत है, इसका प्रयोग हम कदापि नहीं करेंगे। न तो पर का प्रयोग करेंगे न तो ऊपर का प्रयोग करेंगे। बचा क्या, में। ठीक, यह में का प्रयोग हम करेंगे। क्यों, क्योंकि यह में भी अंदर प्रविष्ट होने के भाव को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हमारा समास विग्रह क्या हुआ, जल में मग्न। उत्तर हम लिख देंगे, समास विग्रह जल में मग्न। तो इस प्रकार से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछता है ताकि जो परीक्षार्थी हैं वह प्रश्न को लेकर के उलझ जाए और उनकी बौद्धिक क्षमता का आंकड़ा लगा लिया जाए। ठीक, अब थोड़ा हम चलते हैं इधर इस साइड में। यहां लिखा हुआ है, यदि उत्तर पद में ये सब शब्द आते हों तो वहां तो प्रथम पद के बाद में, पर, ऊपर का प्रयोग होता है। ठीक, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यदि किसी समासिक पद के उत्तर पद में ये सब शब्दों में से कोई एक शब्द आया है तो यदि हमको समास विग्रह करना है तो प्रथम पद के बाद में, पर, ऊपर इन 3 में से किसी एक विभक्ति चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे और हमारा समास विग्रह हो जाएगा। और उसी पहचान के साथ हम पहचान जाएंगे, मतलब जो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करेंगे वही एकमात्र पहचान है जिससे कि हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि जो समासिक पद दिया हुआ है उसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है अथवा नहीं है। और दूसरा पहचान ये पूरा है जैसा कि हमने उदाहरण में बताया है। तो इसमें जो पहला शब्द है आरूढ़, यदि हम आरूढ़ को लेते हैं तो इसका सामासिक पद क्या होगा, अश्वारूढ़। अश्वारूढ़,
अश्वारूढ़, अश्वारूढ़ में अश्व प्रथम पद होगा, प्रथम पद, और आरूढ़ होगा, आरूढ़ होगा द्वितीय पद। ठीक है ना। आरूढ़ का मतलब होता है सवार होना। ठीक है ना। आरूढ़ का मतलब क्या होता है? सवार होना या चढ़ना। तो अगर चढ़ने का जहां भाव है तो वहां हमेशा हम पर का प्रयोग करेंगे, ठीक, न कि में का। क्यों? क्योंकि जो में होता है वह अंदर प्रविष्ट करने के भाव को व्यक्त करता है। तो यहां पर अश्व माने घोड़ा होता है, घोड़े के अंदर हमको प्रविष्ट नहीं करना है बल्कि घोड़े के ऊपर चढ़ना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अश्व पर आरूढ़। ये समास, ये विभक्ति चिन्ह हमें प्राप्त हुआ। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक। उसी प्रकार से पर्वतारूढ़, पर्वतारूढ़ का क्या होगा? पर्वत पर आरूढ़। ठीक। वृक्षारूढ़, वृक्षारूढ़, वृक्षारूढ़ का समास विग्रह क्या होगा? वृक्ष पर आरूढ़, यानी वृक्ष पर चढ़ जाना। उसके बाद अगला हम लेते हैं आरोहण। आरोहण का भी इसी प्रकार से है, वृक्षारोहण, वृक्षारोहण, वृक्षारोहण का होगा वृक्ष पर आरोहण, यानी वृक्ष पर चढ़ना। पर्वतारोहण, पर्वतारोहण, पर्वतारोहण का मतलब समास विग्रह क्या होगा? पर्वत पर आरोहण, यानी पर्वत पर चढ़ना। ठीक। वाहनारोहण, वाहनारोहण, वाहन पर आरोहण या वाहन पर चढ़ना। ठीक। इसी प्रकार से यदि हम इसको लें तो होगा, इसका क्या होगा? ध्यान केंद्रित, ध्यान केंद्रित, ध्यान केंद्रित, ध्यान पर केंद्रित। आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित, आत्मा पर केंद्रित ना। विद्या केंद्रित, विद्या केंद्रित का क्या होगा? विद्या पर केंद्रित। ठीक। उसी प्रकार से यदि हम विश्वास को लें तो क्या होगा? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, विश्वास, इसका क्या होगा समास विग्रह? आत्मा पर विश्वास या अपने पर विश्वास। ठीक ना। मातृविश्वास, मातृविश्वास का क्या होगा? माता पर विश्वास। उसके बाद होगा पितृविश्वास, पितृविश्वास, पिता पर विश्वास। गुरु विश्वास, गुरु विश्वास का क्या होगा? गुरु पर विश्वास। इसी प्रकार से होगा भ्रातृ विश्वास, भ्राता पर विश्वास। भगनी विश्वास, भगनी पर विश्वास या बहन पर विश्वास ना। भ्रातृजाया विश्वास, भौजाई पर विश्वास। बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक। अगर उसके बाद हम इसको लें निर्भर को तो क्या होगा? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर का मतलब समास विग्रह क्या होगा? आत्मा पर निर्भर या अपने आप पर निर्भर। ठीक। मातृनिर्भर, मातृनिर्भर, माता पर निर्भर। पितृनिर्भर, पितृनिर्भर का समास विग्रह होगा पिता पर निर्भर। गुरु निर्भर, गुरु पर निर्भर। विद्या निर्भर, विद्या पर निर्भर। कृषि निर्भर, कृषि पर निर्भर। ठीक। ये बहुत सारे उदाहरण हो गए। उसी प्रकार से प्रवीण का भी होगा कला प्रवीण, कला प्रवीण, कला में प्रवीण। अब देखिए कला में प्रवीण और हस्तकला प्रवीण, हस्तकला प्रवीण, हस्तकला में प्रवीण ना। विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। कृषि प्रवीण, कृषि में प्रवीण।
ना। क्रीड़ा प्रवीण, क्रीड़ा में प्रवीण, प्रवीण का मतलब क्या होता है? कुशल। प्रवीण का मतलब क्या होता है? कुशल। तो कला प्रवीण मतलब कला में कुशल, हस्तकला प्रवीण, हस्तकला में प्रवीण या हस्तकला में कुशल। विद्या प्रवीण माने विद्या में प्रवीण या विद्या में कुशल। कृषि प्रवीण, कृषि में प्रवीण या कृषि में कुशल। बहुत सारे उदाहरण। ठीक, उसी प्रकार से इसका भी होगा कुशल का। कला कुशल, कला में कुशल, कला कुशल का समास विग्रह क्या होगा? कला में कुशल। ठीक, विद्या कुशल, विद्या कुशल, विद्या में कुशल। इसके बाद कृषि कुशल, कृषि में कुशल। इसके बाद निपुण को यदि हम ले तो वही बात, फिर निपुण और कुशल दोनों एक ही शब्द को प्रदर्शित, अर्थ को प्रदर्शित करने वाले हैं। विद्या निपुण, कला निपुण, हस्तकला निपुण, कृषि निपुण, है ना। इसी प्रकार से है दक्ष, दक्ष का भी होगा कला दक्ष। दक्ष का मतलब भी कुशल ही होता है, दक्ष का मतलब भी कुशल ही होता है। तो जहां पर कुशलता का प्रयोग किया गया है, कुशल शब्द का प्रयोग, यह दक्ष का भी प्रयोग किया जा सकता है। सारे के सारे उदाहरण वही भाव देने वाले हैं। इसके बाद है वर। वर को यदि हम लेते हैं तो वर माने श्रेष्ठ होता है। वर माने क्या होता है? श्रेष्ठ। जैसे कविवर, 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 कवि प्रथम पद, वर होगा द्वितीय पद। इसका समास विग्रह क्या होगा? कवियों में श्रेष्ठ। देखिए यहां पर लिखा है कवि वर। कवि अगर हम अकेले लिखते हैं तो कवि का मतलब केवल एक कवि, वर का मतलब श्रेष्ठ। लेकिन जहां पर श्रेष्ठता प्रतिपादित करना है तो वहां कवि जो है कि एक वचन में नहीं बल्कि बहुवचन में प्रयोग होगा। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? कवियों में श्रेष्ठ, न कि कवि में श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि कवि अकेले है। ठीक, उसी प्रकार से मुनिवर होगा, मुनिवर, मुनियों में श्रेष्ठ। ठीक, मान्यवर, मान्यवर, मान्यवर का मतलब होगा समास विग्रह माननीयों में सर्वश्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ ना। गुरु श्रेष्ठ, गुरु श्रेष्ठ, गुरुवर, गुरुवर का क्या होगा? गुरुओं में श्रेष्ठ, न कि गुरु में श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि गुरु वर के साथ जब भी प्रयुक्त होगा तो वह बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा। उसी प्रकार से निष्ठ होगा, निष्ठ, कलानिष्ठ। ठीक, इसके बाद लीन को अगर लीजिए तो क्या होगा? विद्यालीन, विद्यालीन, विद्यालीन का क्या होगा? विद्या में लीन। कृषि लीन, कृषि में लीन। ठीक, उसी प्रकार से मग्न को लीजिए तो क्या होगा? जल मग्न, जल में मग्न ना। विचार मग्न, मग्न, विचार में मग्न। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। ठीक, उसी प्रकार से शिरोमणि को लीजिए तो क्या होगा? संत शिरोमणि, संत शिरोमणि, शिरोमणि। ध्यान रखिए शिरोमणि का अर्थ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाले। शिरोमणि का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाले। यहां पर लिखा है संत शिरोमणि, इसका समास विग्रह क्या होगा? संत में शिरोमणि गलत है, संतों में शिरोमणि। ठीक, क्योंकि सर्वश्रेष्ठता यहां प्रतिपादित की जा रही है, सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जा रहा है शिरोमणि के माध्यम से। तो यहां संत में नहीं बल्कि संतों में शिरोमणि। ठीक,
उसी प्रकार से होगा गुरु शिरोमणि, शिरोमणि, गुरुओं में शिरोमणि, आचार्य शिरोमणि, आचार्य शिरोमणि, आचार्य शिरोमणि। समास विग्रह क्या होगा? आचार्यों में शिरोमणि। ठीक, उसी प्रकार से रथ को अगर लीजिए, रथ को लीजिए तो होगा विद्यारथ, विद्या रथ, विद्या में रथ, कला रथ, कला में रथ। ठीक, और इसका ले लीजिए सवार का, तो क्या होगा? घुड़सवार, घुड़सवार। समास विग्रह क्या होगा? घोड़े पर सवार, गज सवार, गज सवार। इसका समास विग्रह क्या होगा? गज पर सवार, गज माने हाथी। ठीक, इसके बाद रथ सवार, रथ सवार। इसका समास विग्रह क्या होगा? रथ पर सवार। ठीक है ना? वाहना सवार, वाहन सवार, वाहन पर सवार ना। अटा सवार, अट्टालिका पर सवार। इसी प्रकार से प्रवृत्त को लीजिए तो होगा कर्म प्रवृत्त, कर्म प्रवृत्त, कर्म में प्रवृत्त, धर्म प्रवृत्त, धर्म में प्रवृत्त ना। प्रवृत्त का मतलब लगा हुआ, प्रवृत्त का मतलब लगा हुआ। कर्म प्रवृत्त, कर्म में लगा हुआ। धर्म प्रवृत्त, धर्म में प्रवृत्त या धर्म में लगा हुआ। कृषि प्रवृत्त, कृषि में प्रवृत्त। विद्या प्रवृत्त, विद्या में प्रवृत्त या विद्या में लगा हुआ। ठीक है ना? इसी प्रकार से दर्द को यदि हम लेते हैं तो क्या होगा? पेट दर्द, पेट दर्द का समास विग्रह क्या होगा? पेट का दर्द। ठीक, सिर दर्द, सिर दर्द। इसका क्या होगा? सिर में दर्द या सिर का दर्द। ठीक, घुटना दर्द, कमर दर्द, बहुत सारे उदाहरण हैं। उसी प्रकार से ले लीजिए आसक्त को, तो कलासक्त, विद्यासक्त, बहुत सारे उदाहरण हैं। इसी प्रकार से यहां पर जितने भी शब्द दिए गए हैं, ये सब इनके विषय में सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिए कि यदि ये सब शब्द किसी सामासिक पद के उत्तर पद में आते हैं तो वहां हमेशा अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तब दोनों पदों के बीच में, यानी प्रथम पद के बाद में, पर, ऊपर, इन विभक्ति चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे। और उस विभक्ति चिन्ह से भी हम पहचान लेंगे कि यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। दो पहचान हो गया, पहला पहचान ये, दूसरा पहचान विभक्ति चिन्ह में, पर, ऊपर। तीसरा पहचान पहले ही हमने संकेत किया है, बताया है कि इसका जो पूर्व पद होता है, पहला पद, वह क्या होता है? आधार होता है। तो उस आधार से भी हम पहचान लेंगे कि यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। जैसे कि पहला उदाहरण हमने बताया, जल में मग्न। मग्न माने डूबा हुआ, कहां डूबा? जल में। तो जल क्या बना? आधार बना। ठीक है ना? यहां पर जैसे हम लिख दिए घुड़सवार, घुड़सवार, तो इसका क्या होगा? घोड़े पर सवार। घुड़ माने क्या होता है? घोड़ा होता है। सवार का मतलब चढ़ना, सवारी करना। ठीक, तो घुड़सवार, घोड़े पर सवार होना या घोड़े पर सवार होना। तो यहां पर देखिए, यहां पर सवारी की जा रही है। ठीक, सवारी की जा रही है, लेकिन कहां सवारी की जा रही है? कहां पर सवार हुआ जा रहा है? घोड़े पर। किस पर? घोड़े पर। ठीक, तो यहां पर घोड़ा क्या बना? आधार बना। ठीक, घोड़ा क्या बना? आधार बना। इसके पहले जो उदाहरण हमने समझाए थे शुरू में, जलमग्न, उसमें भी देख लीजिए, जलमग्न, जल प्रथम पद, मग्न द्वितीय पद।
मग्न का मतलब क्या होता है? डूबा हुआ, डूबा हुआ या डूब जाना। कहां डूब जाना? कहां डूबा हुआ? जल में। ठीक, कहां डूबा? जल में। मग्न, मग्न हो गया, डूब गया, लेकिन कहां डूबा? जल में। तो यह जल क्या बना? आधार बना। ठीक, तो इस प्रकार से जो प्रथम पद होता है, यानी किसी समासिक पद का जो प्रथम पद होता है वह आधार होता है। ठीक, इसी के साथ आज की कक्षा संपन्न की जाती है। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।